मॉर्निंग आशीष। अच्छा सेशन था कल वॉल स्ट्रीट के लिए। अगर आप उसे ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स के लिहाज से देखें तो डाउ तो 600 अंक चढ़कर बंद हुआ है और नैस्डैक में जो तीन चिप स्टॉक्स है, इंटेल, माइक्रॉन, एएमडी, जो परसों के सेशन में 7 से 11% गिरे थे, कल भी 4 से 6% की गिरावट इन सभी तीनों शेयरों में देखने मिली और उस वजह से जो है नैस्डैक ने कल अंडर परफॉर्म किया। वैन एक जो उनका सेमीकंडक्टर ETF है उसमें भी 4.5% की गिरावट देखने मिली। लेकिन इस 2 दिन की गिरावट के बावजूद इंडिसेस ने जो एक छोटा हफ्ता था यूएस के बाजारों के लिए, गेंस के साथ ही उस हफ्ते की समाप्ति की है। डाउ 2% चढ़कर बंद हुआ है, नैस्डैक भी 2% चढ़कर बंद हुआ है, S&P 500 ने भी लगभग 2% का ही उछाल इन 4 दिनों में देखने मिला था। एक खराब बात ये थी कि टेस्ला के शेयरों में कल 7.5% की गिरावट थी, बावजूद इसके कि उनकी जो सेकेंड क्वार्टर की डिलीवरी फिगर्स थे वो अनुमान से काफ़ी बेहतर थे। लेकिन एनालिस्ट ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो फिगर्स थे वो वन ऑफ है। वो इसलिए क्योंकि गैस की कीमतें काफ़ी बढ़ी थी इस तिमाही में, तो लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे थे। लेकिन दूसरी जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर होगा वहाँ पर टेस्ला के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे। महंगाई का चैलेंज होगा, चिप्स की कीमतें बढ़ने का चैलेंज होगा और BYD से और बाकी के जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनसे कंपटीशन होगा। तो वो सारे चैलेंजेस टेस्ला के लिए है जो इस गेन को ऑफसेट कर जाते हैं। इस वजह से कल साल में सबसे बड़ी गिरावट टेस्ला के शेयरों में देखने मिली। अब डाउ कल क्यों उछला 600 अंक? सबसे पहली बात तो ये कि कल जॉब्स रिपोर्ट आनी थी और वो अनुमान से कमज़ोर आई है। जॉब्स रिपोर्ट 1,15,000 के अनुमान थे, जबकि 57,000 का आंकड़ा आया है जून के महीने में। और बेरोजगारी की दर जो है, जो 4.3% आने का अनुमान था, वो थोड़ी सी इंप्रूव होकर 4.2% पर आई है। जो एवरेज आर्ली अर्निंग्स थे वो भी अनुमान मुताबिक ही थे। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि अगर ये जॉब्स रिपोर्ट अगर मजबूत आ जाती, अनुमान से बेहतर आ जाती, तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के जो अनुमान थे वो और बढ़ जाते, वो और पक्के हो जाते। क्योंकि जॉब्स मार्केट स्ट्रांग होती, महंगाई बढ़ती तो फेड को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ जाती। लेकिन ये जॉब्स मार्केट की रिपोर्ट जो कमज़ोर आई है, अब उससे ये हुआ है कि जुलाई के महीने में कम से कम ये बात साफ हो गई है कि फेड जो है लगभग ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा। और जो प्रोबेबिलिटी है CME फेड वॉच टूल के मुताबिक वो 71% से बढ़कर 82% हो गई है। ये कल की बात है, ये 2 जुलाई की CME फेड वॉच टूल के हिसाब से। और सितंबर की पॉलिसी में जो स्टेटस क्वो की प्रोबेबिलिटी थी और 25 बेसिस पॉइंट्स में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रोबेबिलिटी थी, वो अब इक्वल हो गई है 46% के आसपास। तो ये अभी भी एक बैलेंस में बना हुआ है कि सितंबर में ब्याज दरें बढ़ेंगी या नहीं, लेकिन जुलाई में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा अब लगभग टल गया है, जिस वजह से कल डाउ में तेजी देखने मिली। डोनाल्ड ट्रंप ने कल CNBC को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कई सारी बातें उन्होंने की। पहले तो उनसे उनके वो क्रिप्टो के जो इनकम थी उसके बारे में भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने फेडरल लॉज का हवाला दिया है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को अपने आप को किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन से रिक्यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर मैंने भी नहीं किया तो उसमें कोई बुराई की बात है नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपने बच्चों के लिए काफ़ी बुरा लगता है कि वो हर तरह का जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो पॉलिसी के आड़े आ जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और उनसे ईरान के बारे में भी पूछा गया, तो उन्होंने ईरान के बारे में तो ये कहा कि 4 महीने बहुत कम होते हैं किसी भी युद्ध के लिए, और ईरान का मकसद यही है कि उनके पास जो है परमाणु हथियार किसी भी तरह से ना रखा जाए। और उन्होंने लगभग हमारी सभी शर्तों को मान लिया है, इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला है, हालात सामान्य है। एक बात उन्होंने ये भी जताई कि वो सैलरी नहीं लेते प्रेसिडेंट के तौर पर, क्योंकि पैसा कमाने के बदले प्रेसिडेंट के और ज़्यादा बड़े काम होते हैं। ये बात उन्होंने कही। देयर आर अ लॉट मोर, द प्रेसिडेंसी इज़ फॉर अ बिगर पर्पस देन जस्ट मेकिंग मनी। आपको बता दें कि एक राष्ट्रपति की सालाना इनकम जो होती है वो लगभग $4 लाख की होती है। तो और साथ ही साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी यही कहा कि मेरा बेटा जो है एरिक ट्रम्प, वो उनके सारे इन्वेस्टमेंट्स हैंडल करता है और वो उनसे ये सारी चीज़ों पर बातचीत नहीं करते। लेकिन इसी वक्त CNBC ने एक और एनालिसिस की थी डोनाल्ड ट्रंप के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स की, जिसमें से ये पता चला है कि जो उन्होंने लिबरेशन डे के जो टैरिफ अनाउंस किए थे ना अप्रैल के महीने में, जिसके बाद बाजार सारे गिर पड़े थे, फिर एक हफ्ते बाद उन्होंने कहा था कि 90 दिन का पॉज लगाना है। तो वो पॉज लगाने से एक दिन पहले उन्होंने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया सभी के शेयरों की खरीदारी की थी और अगले दिन फिर उन्होंने लिखा था इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू बाय। और कुछ ही देर के बाद उन्होंने ये घोषणा कर डाली थी कि 90 दिनों का पॉज लगाया जा रहा है, जिसके बाद S&P 500 में एक ही सेशन
सेशन में 9.5% का उछाल देखने मिला था। तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई है क्योंकि सऊदी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू अपने एक्सपोर्ट्स जो है, अपने शिपमेंट्स जो है वो बढ़ाए हैं। 17 जून से अब तक 34 मिलियन बैरल सऊदी जो है अपने शिप कर चुका है और 17 मिलियन बैरल्स जो थे वो युद्ध के पहले ही लोड हो गए थे, वो अभी भी गल्फ में बने हुए हैं। ये केपलर का ऑफिशियल डेटा है। और बुधवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 8.5 मिलियन बैरल्स तेल की पैसेज हुई है। ये विंडवर्ड जो कि एक कंपनी है जो ये सारी चीज़ें मैरीटाइम ट्रैफिक ट्रैक करती है, ये उसका डेटा है। तो सऊदी क्रूड उत्पादन बढ़ा रहा है, यूएई उत्पादन बढ़ा रहा है, ईरान का तेल भी बिक रहा है। इस वजह से ब्रेंट की कीमतें जो है अभी भी नरम बनी हुई है। लॉन्ग वीकेंड है, कोई बड़े ट्रिगर्स वीकेंड पर तो नजर नहीं आते। अगले हफ्ते से जब अर्निंग शुरू होगी यूएस में भी, वो बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर होगा। परफेक्ट है। ये है